थे जिसमें कि हमने संविधान सभा जो उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसे कुछ विशेष अधिकार जो उनका अंत किया गया, इसके अलावा हिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ, इसके अलावा मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया, इसके अलावा कुछ अन्य छोटे मोटे जो कार्य जो वो भी किए गए। इसके साथ ही एक नया संविधान जो था उसका निर्माण किया गया और ये नया संविधान ही जो है वो उसका मुख्य कारण था कि 1791 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हो गया और फ्रांस के इतिहास में ये पहला लिखित संविधान था जिसके लिए की क्रांति हो रही थी। यह अत्यधिक मर्यादित था और इसमें दो बातों पर विशेष जोर दिया गया। पहली बात थी कि लोक प्रभुत्व का सिद्धांत अर्थात जनता की इच्छा और अनुमति सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत है, अर्थात जनता की इच्छा और अनुमति के बगैर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी इच्छा और अनुमति से इसी सरकार चल सकती थी। दूसरी बात यह थी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इन तीनों की शक्तियां अलग अलग होना। नए संविधान में संवैधानिक राजतंत्र जो है उसकी भी व्यवस्था की गई और इसी दृष्टि से राजा की उपाधि में भी परिवर्तन किया गया। अब वह फ्रांस का राजा न कहा जाकर बल्कि फ्रांसीसियों का राजा कहा जाने, फ्रांस का नहीं बल्कि फ्रांसीसियों का राजा कहा जाने लगा। अब राजा को सरकारी धन को मनचाहे ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया और अब उसका वार्षिक वेतन अर्थात राजा जो है उसको भी राजकोष जो है वहां से वेतन मिलता था और मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राजा के हाथ में ही रखा गया, परंतु मंत्रियों को व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत होने की सुविधा नहीं दी गई और राजा को सीमित विशेष अधिकार भी दिया गया जिसके द्वारा वह व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए किसी कानून को 4 वर्ष की अवधि तक लागू होने से रोक सकता था और वैदेशिक नीति का संचालन, राजदूतों की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत आदि सभी कार्य भी राजा के पास ही रखे गए, परंतु युद्ध और संधि के अधिकार व्यवस्थापिका के पास में रखे गए। इस प्रकार से संविधान जो है उसके द्वारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों शक्तियां जो उनका पृथक्करण कर दिया गया और नवे संविधान के अनुसार भावी व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या 745 निश्चित की गई और उनका कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि रखा गया। इसके बाद पुनः चुनाव की व्यवस्था की गई और नई व्यवस्थापिका में केवल एक ही सदन बनाया गया। अपने को भंग करते समय राष्ट्रीय असेंबली अर्थात संविधान सभा ने अपने सदस्यों के लिए एक बंधन लगा दिया और इसके सदस्य दूसरी विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक आदर्शवादी कदम था, किंतु इसके कारण देश को कुछ अनुभवी संसद सदस्यों की सेवाओं से वंचित हो जाना पड़ा और लुई 16वें ने विवश होकर नया संविधान स्वीकार कर लिया। इसके अलावा चर्च संबंधी कानून जो है वो भी बनाए गए। वो इस प्रकार है जैसे राष्ट्रीय असेंबली ने चर्च के संबंध में चर्च के संगठन को ही बदलने का प्रयास किया गया और सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए चर्च की संपत्ति जो जब्त की गई थी उसको भी बेचने का निर्णय लिया गया और इसके लिए एक अज्ञप्ति पास की गई जिसके अनुसार चर्च की भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया और एक अन्य अधिनियम के द्वारा फ्रांस में बिशप क्षेत्रों की संख्या को 134 से घटाकर 83 कर दिया, अर्थात बिशप के जो क्षेत्र जो थे उनको भी कम कर दिया और जो चर्च की जो संपत्ति जो थी उसको भी राज्य आय घोषित कर दिया गया और उसको बेचने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा चर्च के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए अब राज्य की ओर से वेतन जो वो दिया जाना निश्चित किया गया, अर्थात वे अन्य लोगों की भांति राज्य के कर्मचारी माने गए और पोप से नियुक्ति संबंधी अधिकार छीन ले गए, परंतु निर्वाचन बिशपों को मान्यता देने का अधिकार पोप के पास ही रहने दिया गया और सभा में यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि चर्च के सभी अधिकारियों को इस संविधान का समर्थन करने की शपथ लेनी पड़ेगी और 134 बिशपों में से केवल 4 इसके लिए तैयार हुए और इससे धार्मिक कलह खड़ा हो गया और जिन पादरियों ने अब तक क्रांति का समर्थन किया था वे भी अब क्रांति के शत्रु बन गए और लुई 16 ने अत्यधिक आत्मग्लानि के साथ में कहा जाता है कि इस अज्ञप्ति जो उसके पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रकार से चर्च संबंधी कानून जो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया जिसकी वजह से पादरी लोग जो थे वो भी नाराज हो गए थे। इसके अलावा राजा का पलायन और वापसी की पेरिस की घटनाओं से राजा लुई काफी परेशान हो गया और अतः उसने पेरिस से निकल भागने की योजना बनाई और इसका विचार पूर्वी फ्रांस में जाना था और जहां फ्रांसीसी फौजें तैनात थी जिनकी राजभक्ति में विश्वास किया जा सकता था और 20 जून 1791 की रात को लुई अपनी पत्नी तथा राजकुमार के साथ में वेश बदलकर पेरिस से भाग निकला और दूसरे दिन लगभग आधी रात के समय वे लोग अपनी बग्गी से वरेन नामक गांव में पहुंच गए जहां फ्रांसीसी सीमा के निकट ही था जो क्षेत्र और वहां पर वे लोग
पहचान लिए गए और उन्हें वापस पेरिस लाया गया। अब राजा एक प्रकार से नजरबंद या कैदी की तरह रखा गया और लोगों को अपने राजा में विश्वास नहीं रहा क्योंकि वह भाग गया था। और इस घटना ने क्रांति के प्रभाव को एकदम बदल दिया गया। अभी तक फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कायम करने की बात किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब लोगों में गणतंत्र की स्थापना की चर्चा होने लगी क्योंकि राजा जो था वो उनके लिए अयोग्य साबित हुआ। इस प्रकार से फ्रांस में अब गणतंत्रवाद जो उसका प्रारंभ होना शुरू हो गया क्योंकि राजा वहां से भाग गया। वरना अभी तक फ्रांस में प्रजातंत्र या गणतंत्रवाद जो उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब ये राजा जो है वहां से भाग गया फ्रांस से, तो कहा जाता है कि जनता को इस बात का पता चल गया और उनका अपने राजा जो उससे विश्वास उठ गया और इसीलिए अब उनके मन में फ्रांस में गणतंत्रवाद का प्रारंभ करने की दिमाग में आ गई।